दोस्तों 1932 का साल था। साउथ अमेरिका का एक छोटा सा इलाका ग्रैंड चाको, जिसको धूल, कांटों और 40 डिग्री की जानलेवा गर्मी के कारण ग्रीन हेल भी कहा जाता था, वो इतिहास के सबसे भद्दे और क्रूएल मजाक का गवाह बनने वाला था। उस दौरान एक खबर उड़ी कि इसी जमीन के नीचे काला सोना यानी कच्चा तेल छिपा है। वो ऐसा वक्त था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ दुनिया कदम बढ़ा रही थी, मशीनी युग शुरू हो चुका था। डेवलपमेंट की प्यास बुझाने के लिए दो पड़ोसी देश बोलीविया और पैराग्वे लालच में अंधे हो गए। इस आग में घी डाला दो बड़ी विदेशी कंपनियों ने, जिनमें से एक थी स्टैंडर्ड ऑयल जो बोलीविया के सपोर्ट में थी और दूसरी रॉयल डच शेल जो पैराग्वे की थी। बोलीविया के पास तीन चीजें थी बड़ी, एक तो मॉडर्न हथियार, दूसरा वर्ल्ड वॉर के जर्मन जनरल हैंस वॉन कुंट की लीडरशिप और तीसरी चीज थी ओवर कॉन्फिडेंस। दूसरी तरफ पैराग्वे गरीब जरूर था, लेकिन इस ग्रीन हेल की रग रग से वाकिफ था। जंग शुरू हुई, 3 सालों तक चली और इस वॉर में मजबूत माने जाने वाले बोलीविया की बुरी तरह से हार हुई। 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए, लेकिन इसके बाद जो रिपोर्ट्स आई उसने दुनिया को चौंका दिया। 80% मौतें हथियारों से नहीं बल्कि प्यास और गर्मी से हुई। इसके बाद सामने आया इतिहास का सबसे क्रूएल एंटी क्लाइमैक्स। जिस खून से सनी जमीन के लिए लड़ाई हुई उसकी खुदाई तो की गई, पता चला कि वहां तेल की एक बूंद भी नहीं थी। सोचिए, 1 लाख जाने जिस खजाने के लिए गई वो खजाना कभी वजूद में था ही नहीं। दोस्तों 84 साल पहले जो वॉर हुई, ठीक वैसे ही हालात आज आपको देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ लड़ाइयां चल रही हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए मारामारी है। किसी को गैस चाहिए, किसी को तेल चाहिए, किसी को सब कुछ चाहिए। चीन जैसा देश अपने क्रिटिकल मिनरल्स पर ब्लैकमेल कर रहा है, तो गल्फ के देश तेल का खेल खेल रहे हैं। आइए इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि ऐसे कौन से देश हैं जिनके पास जरूरी नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार हैं और वो कैसे उसके लिए दुनिया को घुमाते रहते हैं। इसमें अमेरिका जैसा इकलौता सुपर पावर कैसे अपने खेल खेलता है और इन सब के बीच भारत की क्या जगह है। इस वीडियो में आइए समझते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले बात करते हैं तेल की। दोस्तों वैसे तो दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा ऑयल रिजर्व वाला देश वेनेजुएला है, लेकिन उसकी ऑयल क्वालिटी इतनी गाढ़ी है कि बिना रिफाइनरी वाले देश उस तेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी वजह से दुनिया के पास दूसरे सबसे बड़े ऑयल रिजर्व की डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, यानी सऊदी अरब सीन में आ जाता है। 1930 के दशक में सऊदी अरब बेहद गरीब देश था, जिसकी मेन इनकम वहां पर तीर्थयात्रियों से होती थी, मक्का मदीना जो आते थे। राजा अब्दुल अजीज इब्न सऊद को पैसे की सख्त जरूरत थी। उस दौरान ब्रिटिश और अमेरिकी जियोलॉजिस्ट वहां तेल खोज रहे थे। अमेरिकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया ने सऊदी अरब के साथ एक डील की। सालों तक कई कुएं खोदे गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। कंपनी का पैसा और सब्र दोनों खत्म हो रहे थे। फिर आया 3 मार्च 1938 का दिन 1938, जब दमाम नंबर 7 नामक कुएं की और गहराई में खुदाई की गई। अचानक वहां से तेल का फव्वारा फूट पड़ा। इसे प्रॉस्पेरिटी वेल कहा गया। यहीं से सऊदी अरब की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। उनके पास तेल आ चुका था और अमेरिकियों की नजर भी उसी तेल पर थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट समझ गए थे कि फ्यूचर की महाशक्ति वही बनेगा जिसका तेल पर कब्जा होगा। 1945 में उन्होंने एक अमेरिकी युद्धपोत पर सऊदी के राजा से गुपचुप मुलाकात की और यहीं पर एक सीक्रेट डील साइन हुई। अमेरिका ने कहा कि वो सऊदी को सिक्योरिटी देगा और बदले में सऊदी से अपनी जरूरत का सारा तेल लेगा। सऊदी को अपनी सत्ता बचाने के लिए अमेरिका जैसी सुपर पावर की सेना मिल गई और अमेरिका को अनलिमिटेड एनर्जी का सोर्स मिल गया। लेकिन असली गेम 1970 के दशक में खेला गया। 1971 में अमेरिका का डॉलर बुरी तरह गिर रहा था, क्योंकि उन्होंने डॉलर का गोल्ड स्टैंडर्ड यानी डॉलर के बदले सोना देने का रूल खत्म कर दिया था। डॉलर को डूबने से बचाने के लिए 1974 में अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने एक ऐसी चाल चली जिसने अमेरिका को दुनिया का फाइनेंशियल बॉस बना दिया। उन्होंने सऊदी अरब के साथ एक सीक्रेट डील की जिसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा जाता है। इसमें कई सारी शर्तें थी। सऊदी अरब दुनिया में किसी को भी अपना तेल बेचेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही पेमेंट लेगा। तेल बेचकर जो अरबों डॉलर की कमाई होगी उसे सऊदी अरब वापस अमेरिका के सरकारी बॉन्ड्स, यूएस ट्रेजरी और अमेरिकी हथियार खरीदने में इन्वेस्ट करेगा। अब इसका नतीजा वही हुआ जो कोई पढ़ा लिखा आदमी आसानी से समझ सकता है। तेल की बदौलत एक खानाबदोश रेगिस्तानी देश देखते ही देखते दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार हो गया। उनके पास सोने की गाड़ियां, गगनचुंबी इमारतें और अथाह पैसा आ गया। और दूसरी तरफ अमेरिका इसका अल्टीमेट विनर बनकर उभरा। सऊदी अरब और बाद में वो ओपेक देशों जहां से बाद में तेल निकला, उन्होंने तय किया कि तेल सिर्फ डॉलर में ही बिकेगा। इसलिए दुनिया के हर देश यानी भारत, चीन, जापान जैसे देशों को तेल खरीदने के लिए अमेरिकी डॉलर की जरूरत पड़ने लगी। अब हर
हर देश को डॉलर कमाकर अपने रिजर्व में रखना मजबूरी बन गया। इस पेट्रो डॉलर सिस्टम ने अमेरिकी डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी बना दिया। अमेरिका को जब भी पैसे की जरूरत होती वो बस मशीन से नए डॉलर छाप देता, क्योंकि उसे पता था कि पूरी दुनिया तेल खरीदने के लिए उन डॉलर्स को खरीद ही लेगी। यह सिस्टम आज भी चल रहा है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ती गई, नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड तेल के साथ साथ गैस पर भी शिफ्ट होने लगी और यहां से खेल थोड़ा बदलने लगा। दोस्तों, नेचुरल गैस की कहानी तेल से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसे अक्सर तेल का छोटा भाई समझा जाता है, लेकिन आज के समय में पूरी दुनिया की सियासत इसके इर्द गिर्द घूम रही है। गैस आज के टाइम में दुनिया का ब्रिज फ्यूल है। कोयले के मुकाबले ये आधी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। यूरोप और अमेरिका में विंटर्स के टाइम, सर्दियों के टाइम घरों को बर्फ बनने से बचाने के लिए, हीटिंग और ग्रिड को चलाने के लिए सबसे जरूरी है गैस का सबसे क्रिटिकल इस्तेमाल अमोनिया बनाने में होता है, जिससे यूरिया और बाकी फर्टिलाइजर्स भी बनते हैं। अब अगर गैस की सप्लाई रुक जाए तो दुनिया की आधी आबादी के पास खाने को अनाज नहीं बचेगा। स्टील, कांच और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। लेकिन अब सवाल यह है कि इस नेचुरल गैस का बादशाह कौन सा देश है? तो दोस्तों, दुनिया में नेचुरल गैस का सबसे बड़ा रिजर्व रूस के पास है, रशिया के पास। इसके पास दुनिया की टोटल गैस का लगभग 24% हिस्सा है। रूस के बाद ईरान और कतर का नंबर आता है। लेकिन रूस के इतने बड़े बनने की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो भी तब जब दुनिया तेल के पीछे भाग रही थी। रूस ने तेल वाले देशों की तरह जहाजों पर भरोसा नहीं किया। उसने एक अलग लेवल का गेम खेला। रूस ने पाइपलाइनों का जाल बिछा दिया। सोवियत संघ के दौर से ही रूस ने अपनी सरकारी कंपनी गैसप्रॉम के जरिए पूरे यूरोप में हजारों किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइनें बिछा दी, जिसमें सबसे मशहूर थी नॉर्थ स्ट्रीम की पाइपलाइन, जहां से सबसे ज्यादा गैस जाता था। रूस ने बड़ी ही शांति से यूरोप को अपनी सस्ती गैस का एडिक्ट बना दिया। जर्मनी जैसी बड़ी इंडस्ट्रियल पावर पूरी तरह रूसी गैस पर डिपेंडेंट हो गई, निर्भर हो गई। रूस का जियोपॉलिटिकल फॉर्मूला बड़ा सीधा था। अगर आप हमारे खिलाफ गए तो हम सर्दियों में वॉल्व बंद कर देंगे और आपका देश ठंड से जम जाएगा। रूस ने गैस को एक अल्टीमेट वेपन बना लिया था। मजे की बात यह है कि एक समय था जब अमेरिका खुद गैस का इंपोर्ट करता था और उसे रूस के इस बढ़ते दबदबे से डर लग रहा था। फिर अमेरिका ने वही खेल खेला जो उसने पेट्रो डॉलर में खेला था, लेकिन इस बार टेक्नोलॉजी के दम पर उसने खुद को प्रूव भी किया। 2000 के दशक में अमेरिका ने जमीन की बहुत गहराई में मौजूद चट्टानों को हाइड्रोलिक प्रेशर से तोड़कर गैस निकालने की तकनीक इजाद कर ली। रातों रात अमेरिका के पास इतनी गैस हो गई कि वो इंपोर्टर से दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया। लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि अमेरिका और यूरोप के बीच अटलांटिक महासागर था, जहां पाइपलाइन बिछ नहीं सकती थी। अमेरिका ने गैस को -162 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके उसे लिक्विड में बदला और उसे बड़े जहाजों में भरकर समंदर के रास्ते बेचना शुरू किया। साल 2022 में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो यूरोप ने रूस पर सैंक्शंस लगाए। इसी बीच सीक्रेट तरीके से समंदर के अंदर रूस ने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को बम से उड़ा दिया। रूस का गैस एम्पायर और यूरोप की सप्लाई रातों रात कट गई। यूरोप को जमने से बचाने के लिए अमेरिका ने सो कॉल्ड मसीहा बनकर अपने एलएनजी जहाजों का रुख यूरोप की तरफ कर दिया। लेकिन ये गैस रूस की पाइपलाइन वाली गैस से 3 से 4 गुना ज्यादा महंगी थी। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने एक झटके में रूस के सबसे बड़े बाजार पर कब्जा कर लिया, अपनी गैस कंपनियों को रिकॉर्ड मुनाफा कमा कर दिया और अब पूरा यूरोप रूस की पाइपलाइन की जगह अमेरिकी एलएनजी जहाजों का मोहताज बन चुका है। मगर दुनिया अब फिर से बदल रही है। तेल और गैस के बाद सबसे ज्यादा बातें अब जिस चीज की हो रही हैं, अमेरिका वहां चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा है, यानी क्रिटिकल मिनरल्स। दोस्तों, तेल और गैस तो वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिस पर अमेरिका खेल गया। लेकिन आज के टाइम का न्यू ऑयल अगर कोई चीज है तो वो है रेयर अर्थ मिनरल्स, यानी वो मिनरल्स जो हर जगह नहीं पाई जाती, तभी तो उसका नाम है रेयर अर्थ मिनरल्स। दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स का अनडिस्प्यूटेड बादशाह है चीन। आज के समय में ये मिनरल्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हथियारों की जान है। स्मार्टफोन से लेकर ईवीज तक, विंड टर्बाइन और यहां तक कि अमेरिकी फाइटर जेट्स जैसे F-35 तक सब कुछ इन्हीं पर निर्भर है। लेकिन चीन ने एक दिन में यह मुकाम हासिल नहीं किया, बल्कि ये दशकों की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था जिसने अमेरिका को भी घुटनों पर ला दिया। दरअसल रेयर अर्थ का मतलब ये नहीं है कि ये धरती पर रेयर है, ये दुनिया भर में पाए जाते हैं, जैसे अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया में भी ये हैं। मुश्किल ये है कि इन्हें कच्ची मिट्टी से अलग करके रिफाइंड मेटल में बदलना एक बेहद जहरीली, महंगी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। चीन ने इसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। 1980 और 90 के दशक में जब अमेरिका और वेस्टर्न देश स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉस के कारण अपनी खदानें और रिफाइनरीज बंद कर रहे थे, चीन ने अपने यहां धड़ल्ले से माइनिंग शुरू कर दी। रेयर अर्थ की रिफाइनिंग में भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव कचरा और जहरीला पानी निकलता है। चीन ने एनवायरमेंट की परवाह किए बिना सस्ते में प्रोडक्शन किया। चीन ने इन मिनरल्स को इतने सस्ते दामों पर ग्लोबल बाजार में डंप किया कि दुनिया भर की बाकी खदानें, जैसे अमेरिका की माउंटेन पास खदान
घाटे में आकर बंद हो जाएं, और हुआ भी वही, वो बंद हो गई। 1992 में चीन के तब के नेता देंग शियाओपिंग ने कहा था कि मिडिल ईस्ट के पास तेल है और चीन के पास रेयर अर्थ है। आज चीन सिर्फ माइनिंग ही नहीं करता, बल्कि दुनिया के 85 से 90% प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी चाइना के पास ही है। यानी अगर अमेरिका अपने यहां खदान से मिनरल्स निकाल भी ले तो भी उसे प्योर करने के लिए उसे चाइना ही भेजना पड़ता है। अमेरिका यहां बेबस पड़ गया। अमेरिका की माइनिंग से लेकर उसके फाइटर जेट्स बनाने और दूसरी टेक्नोलॉजीज पर भी अमेरिका चाइना पर डिपेंडेंट है। दुनिया के फन्ने खां बने ट्रंप चिचा ने भी जब चीन पर टैरिफ की धमकी दी तो चुपचाप चीन ने गैलियम और जर्मेनियम, जो कि सेमीकंडक्टर बनाने में काम आता है, इसके एक्सपोर्ट पर भी कड़े सैंक्शंस लगा दिए, जिससे अमेरिकी टेक कंपनियों में हड़कंप मच गया। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने 30 सालों तक जो खेल खेला, अब वो खेल बदल रहा है। यानी पावर सेंटर सिर्फ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के पास नहीं, बल्कि थोड़ा बहुत चाइना के पास भी है। खैर, अब कहानी लेकिन दोस्तों फिर से उसी नेचुरल रिसोर्स पर आ रही है जिसकी दुनिया में सबसे पहले फिक्र करनी चाहिए थी, यानी वाटर, बोले तो पानी। दोस्तों, दुनिया में पानी भी दो तरह का होता है। एक हम जो पीते हैं वो मीठा पानी दुनिया में काफी लिमिटेड है, थोड़ी मात्रा में है। हैरानी की बात है कि दुनिया में 12 से 18% के मीठे पानी का रिजर्व रखने वाला ब्राजील अपने पानी को उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है जैसे चाइना करता है। चीन का बड़ा फायदा यह है कि वो तिब्बत के पठार को कंट्रोल करता है, जिसे थर्ड पोल या एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है। यहां से एशिया की 10 सबसे बड़ी नदियां निकलती हैं, जिनमें ब्रह्मपुत्र, मेकांग, सिंधु और यांगसी शामिल हैं। चीन इन नदियों के ऊपरी बहाव पर बैठा है, जबकि भारत, बांग्लादेश, वियतनाम, लाओस और म्यांमार जैसे देश इसके निचले बहाव में है। अब चाइना इस स्थिति का फायदा 3 तरीकों से उठा रहा है। सबसे पहले उसकी मेकांग नदी साउथ ईस्ट एशिया जैसे थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया के लिए लाइफलाइन है। चीन ने इस नदी के ऊपरी हिस्से पर 11 बड़े मेगा डैम बना लिए हैं। जब 2019-20 में निचले देशों में भयंकर सूखा पड़ा तो सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ कि चीन ने जानबूझकर अपने बांधों में पानी रोक लिया था, जबकि उसके पास पानी की कोई कमी नहीं थी। चीन अपनी मर्जी से पानी छोड़ता या रोकता है, जिससे वो इन देशों की इकोनॉमी और फार्मिंग को अपने इशारों पर नचा सकता है। इसका इस्तेमाल तो भारत के खिलाफ भी वो करता है। भारत के नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों की लाइफलाइन ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत से निकलती है। 2017 में डोकलाम के दौरान चीन ने दोनों देशों के बीच हुए समझौते का ब्रीच करते हुए अचानक भारत के साथ ब्रह्मपुत्र के वाटर लेवल का डेटा शेयर करना बंद कर दिया था। इस डेटा के बिना भारत बाढ़ का सही अनुमान नहीं लगा सकता था। इतना ही नहीं, चीन ब्रह्मपुत्र के सबसे गहरे मोड़ पर एक बड़ा सुपर डैम बनाने की प्लानिंग बना रहा है, जो 3 गार्जेस डैम से भी 3 गुना ज्यादा बिजली बनाएगा। यह भारत के असम और अरुणाचल प्रदेश में पानी के बहाव को गंभीर रूप से अफेक्ट कर सकता है। चीन ने बिना कोई गोली चलाए सिर्फ बांध बनाकर और नदियों के बहाव को कंट्रोल करके पानी को एक ऐसा डिप्लोमेटिक हथियार बना लिया जिसका मुकाबला करना उसके निचले हिस्से वाले पड़ोसियों के लिए लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं भारत की। इन सारी इक्वेशन में, इन सारी लड़ाई में, इन सारे रिसोर्सेज का जो ये नैरेटिव चल रहा है, इसमें भारत कहां स्टैंड करता है। चलिए बात करते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हम तेल, गैस, रेयर अर्थ मिनरल्स और पानी तक की कहानी को देख चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि भारत की लड़ाई इन सब में कहां जाकर खड़ी है। हम इन देशों के मुकाबले क्या कर रहे हैं? तो इसका जवाब सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। पिछले कुछ सालों में भारत ने एक सबसे बड़ी चीज जिसमें बदलाव किया है वो है भारत का माइंडसेट। भारत अब रिसोर्स वॉर्स में केवल स्पेक्टेटर नहीं है। पिछले कुछ सालों में भारत ने डिफेंसिव रवैये को छोड़कर एक बेहद एग्रेसिव और स्ट्रैटेजिक रुख अपनाया है। भारत के पास हर रिसोर्स अबंडेंस में नहीं है, लेकिन अब भारत अपने मौजूदा रिसोर्सेज, ज्योग्राफी और डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके दुनिया के बड़े देशों के मोनोपोली को चैलेंज भी दे रहा है। सबसे पहले चाइना के वाटर वॉर पर आते हैं। चीन के तिब्बत में मेकांग और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों पर बनाए जा रहे मेगा डैम के खिलाफ भारत अब कागजी विरोध से आगे बढ़ चुका है। इंटरनेशनल वाटर लॉ के अनुसार जो देश नदी के पानी का पहले इस्तेमाल करता है उसके फर्स्ट यूजर राइट ज्यादा मजबूत होते हैं। भारत ने अरुणाचल प्रदेश और असम में बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और स्ट्रैटेजिक पुलों का डेवलपमेंट तेज कर दिया है। कुमार भास्कर बर्मन सेतु और भूपेन हजारिका सेतु जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स केवल आवाजाही के लिए नहीं है, बल्कि ये चीन को एक साफ मैसेज है कि भारत ब्रह्मपुत्र के पानी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है, जिसे चीन अब कानूनी रूप से रोक नहीं सकता। इसके बाद आता है पेट्रो डॉलर का तोड़। भले ही भारत के पास सऊदी अरब या रूस जितना कच्चा तेल नहीं है, लेकिन उसने इस कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत भी बना लिया है। भारत ने अपनी डोमेस्टिक ऑयल रिफाइनरीज को इतना बढ़ा लिया है कि आज भारत दुनिया के सबसे बड़े रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टर्स में से एक है। यूरोप जब रूसी तेल पर सैंक्शंस लगा रहा था, तब भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदा, उसे अपनी जामनगर और बाकी रिफाइनरीज में प्रोसेस किया और वापस उसी यूरोप को महंगे दामों में बेच दिया। अमेरिका की पेट्रो डॉलर की दादागिरी को खत्म करने के लिए भारत ने रशिया और यूएई के साथ सीधे रुपए और लोकल करेंसीज में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। दुनिया जब तेल और गैस के लिए लड़ रही थी, भारत फ्यूचर की उस एनर्जी पर काम कर रहा है जो उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी
थोरियम। भारत के पास यूरेनियम कम है, लेकिन थोरियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार यानी लगभग 25% भारत के पास ही है। कल्पक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के एडवांस माइलस्टोन के साथ भारत एक ऐसी टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर रहा है जो न्यूक्लियर कचरे को भी फ्यूल में बदल देती है। यह टेक्नोलॉजी सफल होते ही भारत एनर्जी के मामले में वेस्टर्न देशों और मिडिल ईस्ट की ब्लैकमेलिंग से हमेशा के लिए आजाद हो सकता है। इसके बाद आता है चीन का रेयर अर्थ मिनरल्स, जहां वो उसका सबसे बड़ा हथियार है, जिसके दम पर वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करता है। भारत ने इसे जड़ से काटने की तैयारी भी शुरू कर दी है। ताइवान और चाइना पर निर्भरता खत्म करने के लिए भारत ने गुजरात में धोलेरा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट और साणंद जैसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब तैयार किए। ये केवल चिप बनाने की फैक्ट्रीज नहीं, बल्कि आगे के टेक्नोलॉजी वॉर में भारत का सबसे बड़ा रक्षा कवच भी है। भारत ने भी सबक सीखते हुए अब अपने कच्चे मिनरल्स जैसे एल्यूमिनियम, बॉक्साइट और आयरन ओर के सीधे एक्सपोर्ट पर नकेल कसी है। भारत का साफ मैसेज है, अगर दुनिया को हमारे रिसोर्सेज चाहिए तो उन्हें भारत में ही कारखाने लगाने होंगे। मेक इन इंडिया करना ही होगा। हम केवल कच्चा माल देकर दूसरों को अमीर नहीं बनाएंगे। जम्मू कश्मीर के रियासी में मिले लिथियम भंडार का भी भारत सीधे एक्सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि खुद की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन बनाएगा। भारत का मॉडल साफ है, जो रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है हम उनकी प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग के बॉस बन रहे हैं, और जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं जैसे थोरियम और नदियां यानी पानी, उनका एग्रेसिव रूप से डेवलपमेंट करके हम दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को अपने पक्ष में मोड़ रहे हैं। बाकी एंड में दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि सीधी सी बात बस यही है कि हर देश अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया की जो बदलती सूरत है ना, उसमें अपनी जगह नए वर्ल्ड ऑर्डर में बना रहा है। भारत भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। बाकी इस पूरे मैटर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सही लगी हो और आपको लगता है इससे और भी लोगों का ज्ञान बढ़ सकता है, तो ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचाना, शेयर करना अपने दोस्तों के पास, अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स पे इस वीडियो को जरूर शेयर करना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।